सार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले पाठ बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि इसका कौन अधिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए और कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है, आप लोगों को आज हम ये बताएंगे। इसलिए अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ठीक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, इसके पहले पार्ट देख लें ताकि आपका एक बेटर कॉन्सेप्ट मिल सके और आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि आधुनिक भारत के लिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जानना। खैर चलिए हम आइए अब आगे आपको बात करके बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। तो पीछे भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे, लगभग 7 से 8 अधिवेशन के विषय में बात कर भी चुके थे। आज हम अगले पार्ट में, मतलब ये कौन सा पार्ट होगा, तो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड में एक और छोटा सा पार्ट बनाया जाएगा। अगर आप लोग इस तीनों पार्ट को सही तरीके से देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी पार्ट आपसे छूट जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि वीडियो काफी लंबा है, देख के परेशान होना है। होता क्या है कि इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो फोकस कर दिया जाता है और उस दिए हुए फोकस को आप विशेष रूप से केयर करें। ये विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए ये वीडियो आपको दिखाया गया। अगर ऐसे तो इससे जनरली क्वेश्चन क्या क्या उठते हैं, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन यही उठता है कि इसका स्थापना कब हुआ, इसका संस्थापक कौन है, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, स्थापना होते समय कितने लोग उसमें भाग लिए थे, ये पहले से प्रस्तावित स्थान कौन सा है, और इसमें प्रमुख जैसे आप देख रहे हैं प्रथम अध्यक्ष कौन बने, द्वितीय अध्यक्ष कौन बने, प्रथम आप कह सकते हैं पारसी अध्यक्ष कौन बने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, या फिर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या ईसाई अध्यक्ष कौन बने। इस प्रकार का प्रथम और द्वितीय एक दो को आपको मुख्य रूप से याद रखना होता है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये तमाम सारी बातें आप लोगों को थोड़ा सा जानना है। जैसे किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया, किस अधिवेशन में नरम दल गरम दल का विभाजन होता है, किस दल में बिहार की स्थापना होती है, किस दल में बंगाल का विभाजन होता है। इस प्रकार तमाम सारी बातें आपको उसका डेट याद रखना होता है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था। यही सब बातें आप मुख्य रूप से फोकस करेंगे। अगर आप विस्तृत रूप से देखना चाहते हैं तो आपका इसका लगभग अधिवेशन कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं तो आप अगर नॉर्मल तैयारी करते हैं तो वैसे स्थिति में कुछ फोकस जो किया गया है उसको आप मुख्य रूप से देख लें, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए आगे हम बात करते हैं आपको और बताते हैं। कहा गया कि हम 10वां अधिवेशन की बात कर रहे हैं। 10वां अधिवेशन कब हुआ था, तो कहा जा रहा है कि 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में हुआ था और ये फिर इसका अध्यक्षता अल्फ्रेड वेल कर रहे हैं। इसका अध्यक्षता अल्फ्रेड वेल कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो पहला बताया गया जॉर्ज ईलो, दूसरा कौन बताया गया था, विलियम बीडर वुल, और ये तीसरा कौन है, अल्फ्रेड वेल। इस प्रकार आपको बताया भी जाएगा कि लगभग 5 बार अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसमें 4 ही अंग्रेज, बीडर वुल जो है 2 बार बनते हैं और एक जॉर्ज ईलो बनते हैं और एक अल्फ्रेड वेल बनते हैं। इस प्रकार 4 अंग्रेज 5 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनता है। यही सब तमाम बातें को देख के सरदार पटेल जी कहते हैं कि नहीं, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये अंग्रेजों का दिमागी उपज है। मतलब अंग्रेज का जो गवर्नर था लॉर्ड डफरिन, उसके दिमागी उपज बताते हैं। इसीलिए ने कि तिलक जी ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिए हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे कि कौन कथन किसका है, ये महत्वपूर्ण सारी बात है। खैर चलिए, तो उसी प्रकार कहा गया कि 10वां अधिवेशन जो 1894 में होता है ये मद्रास में होता है और इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेल करते हैं। अल्फ्रेड वेल क्यों, इसका मुख्य बात क्या है, तो कहा गया कि ये तीसरा अंग्रेज है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं।
अगला आपको देख पा रहे हैं कि 11वीं जो बैठक उसकी होती है 11वीं, तो उसमें 11वीं अधिवेशन जो होती है वो 1895 में होती है और ये पूना में होती है, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। और ये आपको हम बताए थे, याद होगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनका आपको या पिछले में बताए थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक अपना संगठन चलता था, उस संगठन का क्या नाम था, तो कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन, जिसका गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, लेकिन उनको भी इसमें मिला लिया गया ताकि इसका वैल्यूएशन और अधिक हो जाए। खैर चलिए, इन्होंने पहला बार अध्यक्षता किया था। इनके विषय में एक मुख्य बात आपको बता भी दिया गया था कि द्वितीय भारतीय ऐसे हैं जो ICS एग्जाम कंप्लीट किए हैं। चलिए, अब अगला जो है वह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब 12वीं अधिवेशन जो होती है वो 1896 में होती है और 96, 6 ये सब ज्यादा मुख्य होता है। क्योंकि ये सब जब भी होगा तो कोलकाता में होगा। और एक बात और मुख्य रूप से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जितना भी गाने का काम आएगा, जैसे वंदे मातरम गाया गया, जन गण मन गाया गया, ये सब कलकत्ता अधिवेशन में ही ज्यादातर होगा। क्योंकि जो इसको लिखे थे वो सब लिखने वाले ज्यादातर बंगाली हैं और बंगाली ज्यादा लोग बंगाल में ही रहते हैं, इसलिए बंगाल की राजधानी जब भी कोलकाता में होगी तो ये सब चीजें गाया जाएगा। इसलिए आप इसको मुख्य रूप से याद रखेंगे, इसका डेट अधिवेशन ये 12वीं अधिवेशन है और 1896 वाले अधिवेशन जो हुआ था वह कलकत्ता में हुआ है और उसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी करते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इस अधिवेशन की विशेषता क्या है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो आप लोगों से यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इसलिए इसको अधिवेशन, डेट और स्थान के साथ साथ अध्यक्ष और इसका विशेषता भी आप याद रखें, विशेष रूप से फोकस किया गया है। उसके बाद अगली बैठक जो होती है वह 15वीं अधिवेशन जो होती है वह 1899 लखनऊ में होता है और जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी कर रहे हैं। और इसकी विशेष ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या रखा बताया गया, तो कहा गया है कि WC बनर्जी ये दूसरी बार और अंतिम बार, आपको बताया गया था कि WBC 2 बार, आपको जो फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें बताया गया था कि WBC 2 बार और दादा भाई नौरोजी 3 बार, तो इनका तो 2 बार तक कोटा पूरा हो गया। अब अगला कोटा है अगला कोटा उनका भी एक पूरा करना है दादा भाई नौरोजी का। खैर चलिए, अब आगे हम आपको बताते हैं कि 18वीं जो इसकी अधिवेशन होती है वह अधिवेशन अहमदाबाद में होती है और उसका भी अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही करते हैं। इसकी विशेष खासियत क्या बताया गया, तो आपको हम बताए थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वह सेकेंड ICS कंप्लीट करने वाले हैं, इंडिया के सेकेंड ICS कंप्लीट करने वाले भारतीय हैं। तो कहा गया कि इन्होंने इस अधिवेशन में ICS एग्जाम में उम्र बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि आपको पता हो बताया गया था कि पहले इसका उम्र 21 साल था, उसको घटाकर 19 साल कर दिया गया। यही उम्र को बढ़ाने की चर्चा आपका 18वें अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। उसी प्रकार बताया गया अगला अधिवेशन जो होती है वह 20वीं अधिवेशन है। 20वीं अधिवेशन जो होती है 1904 में होता है और ये मुंबई में होता है और ये चौथा अंग्रेज, यहाँ देखिए बताया गया था अल्फ्रेड वेल तीसरा, अब ये चौथा अंग्रेज सर हेनरी कॉटन जो है ये चौथे अंग्रेज हैं और ये अंतिम अंग्रेज हैं, क्योंकि 4 अंग्रेज ही 5 बार करता है, तो ये अब कोई नया अंग्रेज नहीं आएगा, एक बार और आगे बेडर बुल बनेंगे। तो इस प्रकार कहा गया है कि 1904 वाली जो मुंबई में अधिवेशन होती है जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज मतलब ईसाई लोग करते हैं, सर हेनरी कॉटन, ये चौथे अंग्रेज हैं
अंग्रेज अध्यक्ष बने। अगला जो आप देख पा रहे हैं 21वीं अधिवेशन 1905 में किया गया है, और आपको याद होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसलिए मुख्य रूप से ध्यान रखें कि इसमें बंगाल विभाजन पर निंदा किया गया था। एक चीज आप हमेशा याद रखें कि इसका ज्यादातर अधिवेशन दिसंबर माह में ही होता था, लास्ट महीने में होता था, लेकिन कभी कभी विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। विशेष की स्थिति में कभी भी बुलाया जा सकता है। इसलिए आइए हम आगे अब आपको बताएंगे अगला एक, अभी 96 बता रहे थे, ठीक 1.5 साल बाद आ गया आपका 1906 फिर ये कोलकाता में हो रहा है, कोलकाता अधिवेशन है, और यहाँ दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और उस समय स्वराज की मांग किया गया था कि एक अपना भी राज्य होना चाहिए। चलिए, स्वराज की मांग कर रहे थे किसमें? कोलकाता अधिवेशन में, जो 1906 में हुआ था। अब आइए आगे हम बात करते हैं 1907 में कहा गया कि ये 1907 जो होता है ये सूरत में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। इसको थोड़ा सा मुख्य रूप से विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें काफी विवाद हो गया था। आपको याद होगा जैसे 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस पर काफी लोग निंदा कर रहे थे। फिर भी क्या कहा गया कि कांग्रेस दल जो था यह एक आवेदन करने वाली संघ था। आवेदन केवल किसी भी विषम परिस्थिति में वह अंग्रेजों से आवेदन करता था, लेकिन कुछ लोग का कहना था कि केवल आवेदन करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप इसको जरा विशेष फोकस करके रखें कि 1907 वाली जो अधिवेशन होती है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं, और इसमें कांग्रेस जो है वह 2 भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। यहाँ आपकी अधिवेशन भी पूर्ण नहीं होता। ये अधिवेशन 1907 वाली जो अधिवेशन है ये जाके 1908 में पूरा होता है। इसलिए आप यहाँ देखिए 8 आपका गायब किया गया है। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो 8, 7 और 8 दोनों में एक ही अधिवेशन चलता है, मतलब वो 23वें अधिवेशन 1907 में भी चलता है और 1908 में भी चलता है। क्यों? क्योंकि साथ में जो कांग्रेस जो होता है वह गरम दल और नरम दल 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अब कांग्रेस, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अब बढ़िया जो भी नेता थे वो सब कांग्रेस से निकल चुके हैं। अब कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के लिए भी लोगों को दिया वार खोजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छे नेता थे वह सब गरम दल में चले गए, नरम दल कांग्रेस बच गया। अब आइए हम आगे आपको बताएंगे कि 1909, आपको याद होगा 1909 में लाहौर अधिवेशन होता है, और उसमें होता क्या है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, इनकी कहानी हम आपको पीछे भी बताया है, पंडित मदन मोहन मालवीय का, जो BHU का स्थापना किए थे। तो कहा गया है कि उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई विशेष क्षेत्र में अगर अल्पसंख्यक है, कोई भी जाति कम लोग कम घरों में है या कम उनकी संख्या कम है, तो वैसी स्थिति में उन लोग को भी मत देने का अधिकार नहीं होता था। जैसे हम आपको यहाँ एक चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, आइए हम थोड़ा सा आप समझा देते हैं कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्षेत्र दिखाया गया है, वृत्ताकार एक क्षेत्र बनाया गया है। इसमें ये जो 0 दिखाया गया है ये एक खास जाति है, और X जो है वह आपका मतलब क्रॉस मार्क्स जो आपको दिखाया गया है ये अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक होने के कारण सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या किया गया था कि जो भी इसमें एक क्षेत्र से कभी भी ना अल्पसंख्यक को मत देने का अधिकार होगा और ना निर्वाचन में खड़ा होने का अधिकार होगा।
जिसका गांधी जी खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक है कम से कम उसको मत देने का अधिकार तो दीजिए, नहीं तो ये राष्ट्र और विभाजन हो जाएगा। यही इसी का विरोध किया गया था, नियम बनाया गया था, ऐसा प्रस्ताव लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि अल्पसंख्यकों को ना मत देने के अधिकार होगी, ना चुनाव लड़ने के अधिकार होगी। वहां को जो बहुल्य लोग होंगे, मतलब ज्यादा संख्या वाले लोग जो होंगे, ज्यादा संख्या वाला जो जाति होगी वही वहां का चुनाव लड़ेगा और मताधिकार का भी प्रयोग करेगा। तो उसी का विरोध किया गया था, इसलिए कहा गया है सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध हुआ। और दूसरा आपको याद होगा मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में ही मार्लो मिंटो आएगा, ठीक है। उसके बाद 10 साल बाद फिर 19 में मार्लो मिंटो अधिनियम, सॉरी, फिर अगला अधिनियम आएगा। तो अगला अधिनियम जो आएगा वो आपको बताया जाएगा। खैर चलिए, अब आगे हम आपको बताते हैं कि मार्लो मिंटो अधिनियम हो गया। 1910 में इलाहाबाद में अधिवेशन होती है, जिसका अध्यक्षता विलियम बेडरबुल करते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ विलियम बेडरबुल दूसरी बार बन गए हैं। कुल अंग्रेज 5 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। अब अंग्रेज की कहानी आगे खत्म हो गई है, अब आगे अंग्रेज अध्यक्षता नहीं करेगा। चलिए 1911 अब आपको आ गया होगा। 96 के बाद 96 में आपको याद था कि कोलकाता में हुआ था और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब 1911 आपको विशेष रूप से याद रखेंगे कि ये भी कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण दत्त कर रहे थे। और यहाँ इस सभा में पहली बार जन गण मन गाया गया। यही जन गण मन अब आगे 1911 में, सॉरी, आपको याद होगा कि 12 में आपको जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा कि जॉर्ज पंचम 12 में आते हैं, दिल्ली दरबार जो आते हैं, तो उस समय वहां गाया गया था जनगण मन। चलिए, तो वही कहा गया कि 1911 वाला आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण दत्त कर रहे हैं और वहां पहली बार जनगण मन गाया गया है। 1912 वाला जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिहार में हुआ। अब बिहार स्पेशल में भी इसका विशेष फोकस किया गया, इसलिए बिहार वाले को आप अधिवेशन, डेट और कहाँ, मतलब ये बिहार बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मधोलकर कर रहे थे। और यह जो अधिवेशन है पहली बार बिहार में हुआ है। मात्र 2 बार बिहार में होता है, एक बार आपका देख रहे 27वां और दूसरा आपका 37वां, मतलब ठीक 10 साल बाद फिर बिहार में होगी। खैर चलिए, अब आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तो हो गया 12 में आपका बांकीपुर बिहार, जिसका अध्यक्षता माधोलकर कर रहे थे, वो भी पहली बार बिहार में। अगला आप देख रहे हैं 1916। अब यहाँ जो 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 30 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको नहीं नोट किया गया। अगला आप देख रहे हैं 1931 में हुआ है, सॉरी 31वां अधिवेशन है जो 1916 में हुआ था लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। और अंबिका, यहाँ देखिए याद होगा 15 में गांधी जी आते हैं, 16 में भाग ले लिए। देखिए यहाँ विशेषता क्या है कि जैसे ही गांधी जी भाग लिए, सभी नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग को एक साथ कर लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। अब यहाँ के अधिवेशन में 16 के अधिवेशन में गांधी जी भाग ले चुके हैं। अब आइए, आपका 32वां अधिवेशन जो होती है वो 1917 में होता है कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट, मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। इसको भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें, ये सब ज्यादा प्रचलित अधिवेशन है, क्योंकि ये सब हमेशा पूछा जाता है कि कब महिला अध्यक्ष बनी थी, कब भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ये तमाम सारी बातें। तो वैसे भी आप लोग याद रखें कि मात्र 3 महिला ही इसकी अध्यक्षता करती है, जिसमें एक एनी बेसेंट हो गए, दूसरा आपका सरोजिनी नायडू और तीसरा आपका नलिनी सेन। 3 ही अध्यक्षता होती है। जबकि पहला महिला जो एनी बेसेंट है, ये भारत के नहीं है, ये आयरलैंड के हैं।
और दूसरा जो आपका बनते हैं 40वीं अधिवेशन जो होती है उसमें भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनती है। और सरोजिनी नायडू के विषय में एक बात आपको और बताया जा रहा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद ये प्रथम गवर्नर भी बनी थी, प्रथम महिला गवर्नर बनी थी, इसलिए इनको थोड़ा सा विशेष रूप से फोकस करके रखेंगे। तो चलिए इस प्रकार हम 32वां तक पहुंच गए हैं। अब अगला आपका है 33वां अधिवेशन जो दिल्ली में होता है 1918 में। अब कहा गया कि पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब इसमें था क्या कि बनना था बाल गंगाधर तिलक को। देखिए आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि बाल गंगाधर तिलक कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन 33वें अधिवेशन के पूर्व में ही निर्धारित हो चुका था कि 33वां अधिवेशन का अध्यक्षता जो है वह पंडित बाल गंगाधर तिलक करेंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक पर केस था, इसलिए केस के सिलसिले से वह लंदन चले गए थे। खैर चलिए, इसलिए उनको नहीं रहने के कारण यहाँ कौन बन गए तो पंडित मदन मोहन मालवीय बने। अब अगला आपका 34वां अधिवेशन 1919 में होता है। इस समय अंग्रेज का दूसरा रूल आ जाता है और इसकी वह खास बातें नहीं है, बट इसमें खास बात यह है कि 1919 में अमृतसर में ये हो रहा है। अब आपको याद होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 1919 में ही हुआ था, इसलिए इसमें इसका विरोध किया गया है। विरोध मतलब निंदा किया गया है कि ये गलत हुआ, नहीं मरना चाहिए था। ये गांधी जी ना है, गांधी जी सीधे कहेंगे कि क्या अब इस संघ से हमें क्या अहिंसा की बू आ रही है, गांधी जी बोलेंगे यही, जालियांवाला बाग हत्याकांड को निंदा करेंगे। खैर चलिए, अब अगला आप देख पा रहे हैं जैसा कि 35वां अधिवेशन जो 1920 नागपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता विजय राघव चौधरी करते हैं। 1920 में जो नागपुर अधिवेशन है उसका अध्यक्षता विजय राघव चौधरी करते हैं। और उसी समय कांग्रेस अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, क्योंकि वह कैसे शुरू होगा। तो इसलिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ है, जालियांवाला बाग कब हुआ है, उसका तब आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट मिल पाएगा कि कब उसका निंदा भी किया गया है, कब शुरुआत किया गया, कब उसको अंतिम किया गया। चलिए आगे हम आपको बताएंगे। ये आपका 36वां अधिवेशन देख रहे हैं 1921 में जो अहमदाबाद में होता है और इसकी अध्यक्षता अजमल खां करते हैं। अब यहाँ था क्या, इसकी मुख्य बात यही है कि यहाँ फिक्स हो चुका था। यहाँ 1921 वाला अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता चितरंजन दास करेंगे, लेकिन असहयोग आंदोलन में वो लोग जेल चले गए थे, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग गरम दल के नेता हैं, इसलिए ये लोग जेल चले गए थे। अब जेल में रहने के कारण ये अध्यक्ष नहीं बन सके, लेकिन जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तब तक 37वीं अधिवेशन आरंभ हो जाती है जो 1922 में होती है। और आपको बताए थे कि 1922 वाला अधिवेशन जो होगा वह काफी महत्वपूर्ण होगा और ये बिहार के गया में होगा। अब इसका अध्यक्षता तो यही चितरंजन दास तो 21वें में करने वाले थे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा बताया गया कि पूर्व निर्धारित था कि चितरंजन दास हमारे 1921 वाला अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे, लेकिन जेल में होने के कारण वो नहीं कर पाए। जेल में क्यों गए थे तो ये भी आप लोगों को पता है कि इसके पहले असहयोग आंदोलन था और असहयोग आंदोलन के कारण उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। खैर चलिए, 1922 वाला अधिवेशन जो है वह गया में होता है और गया में इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास करते हैं। इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास करते हैं। अब हुआ क्या कि चितरंजन दास तो काफी फायर हैं, क्योंकि यहाँ हुआ क्या था, असहयोग आंदोलन पर ब्रेक लग रहा था। गांधी जी जब कुल गरम दल के नेता जेल में थे और गांधी जी बाहर थे, गांधी जी क्या किए कि असहयोग आंदोलन पर ब्रेक मार दिए। अब ब्रेक मारने के कारण क्या हुआ कि वो लोग काफी फायर हैं कि बताइए ये कौन सिस्टम है, हम लोग जेल में हैं अब आप बाहर हैं और फिर भी असहयोग आंदोलन को ब्रेक मार दिए। चितरंजन दास तो काफी फायर थे, लेकिन जब वह गया अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं तो उस समय करते कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा।
तब वो वही होता है कि उसी समय चित्तरंजन दास काफी फौर में रहते हैं और फौर में रहने के बाद वह जाकर स्वराज दल का गठन कर लेते हैं। अब विशेष आपको जब स्वराज दल पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। ये आप मुख्य रूप से ध्यान रखें कि 1922 का जो अधिवेशन है वह गया में होता है और उसका अधिवेशन चित्तरंजन दास करते हैं। खैर चलिए, अब हुआ क्या कि जब स्वराज दल की स्थापना होती है, मतलब स्वराज दल का जब गठन होता है तो इससे हाई क्वालिटी के नेता, मतलब गरम दल के जो भी बड़े बड़े नेता थे सब निकल के स्वराज दल में चले गए। अब गांधी जी यहाँ अध्यक्ष बनाने के लिए दिया बार के खोज रहे हैं कि अब कौन बनेंगे। तो वही होता है 1923 में आपका ये बैठक काकीनाडा में होता है। काकीनाडा वेस्ट बंगाल है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली करते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता है, मतलब 23 में दो बार अधिवेशन होता है। तो पहला का अध्यक्षता मोहम्मद अली करते हैं और दूसरा का जो होता है उसका अब्दुल कलाम करते हैं। अब अब्दुल कलाम के विषय में यहाँ दो बातें आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखना होगा कि क्या है। तो सबसे पहली बात तो बताया गया कि अब्दुल कलाम जो है सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, मतलब 35 वर्ष से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं बना था। और दूसरा, अब्दुल कलाम के विषय में बताया गया कि ये सबसे अधिक लंबा समय तक यही अध्यक्ष बने रहे हैं। वो आगे हम आपको बताएंगे कि कब से कब बने रहते हैं। अगला अधिवेशन जो होता है वह 39वीं अधिवेशन 1924 में होता है और उस समय अब कोई भी वहां अध्यक्ष बनने लायक नहीं बचा। अंतिम में गांधी जी को ही बना दिया जाता है कि भाई अब आप ही माला पहनी है। इस प्रकार इसको थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखेंगे कि महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा बार बार पूछा जाता है। बेलगांव या मतलब कह सकते हैं ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक का बेलगांव में। इस प्रकार कहेंगे कि गांधी जी पहली बार और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। चलिए, इस प्रकार अब आइए 40वां अधिवेशन पर हम आ गए हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करते हैं, जो प्रथम भारतीय महिला है। महिला तो पिछले बार भी बन चुके हैं। एनी बेसेंट आपको बताए थे कि 17 वाला जो अधिवेशन था, 1917 वाला जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर चुके हैं, लेकिन वह भारतीय नहीं थे, वह आयरलैंड के रहने वाली थी और उनको इतना न मन लग गया था कि वह भारत में ही रहने लगी। खैर चलिए, तो इस प्रकार आप कहेंगे कि 1925 में जो अधिवेशन होता है वह कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश कानपुर में होता है और जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनते हैं। खैर चलिए, अगला है आपका 1929 में। अब आप देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पहले देखिए 1919 में इनके पिताजी कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, अब बेटा भी इसमें शामिल हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। अब आपको याद होगा कि स्वराज का मांग कब किया गया था, तो 22वां अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के साथ स्वराज की मांग। अब यहाँ हुआ पहली बार पूर्ण स्वराज, अब हमको पूरी आजादी चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि 1919 में लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये 45वीं अधिवेशन जो 1931 में होता है और ये कराची में होती है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इसमें मौलिक अधिकार की मांग किया जाता है, मतलब संविधान में जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है उस मौलिक अधिकार का मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले अधिवेशन में किया गया है। इस प्रकार आगे हम आपको और बताएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें। अब एक अगला वीडियो एक बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है जिसमें आप सभी तरह से देख पाएंगे। खैर चलिए, आप आइए मेरे साथ, आपको हम दिखाते हैं। नहीं तो फिर अगले वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें एक बात आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि ये
सभी अधिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये विशेष परीक्षा के लिए सभी अधिवेशन आपका जरूरी है, क्योंकि विशेष प्रकार की परीक्षा में इसकी ज़्यादा पूछ होती है। अब आप लोग अगर नॉर्मल तैयारी करते हैं तो इसमें जो हेडिंग मतलब हाईलाइट करके दिखाया गया है और ये जिसके विषय में बताया गया है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो हाईलाइट वाला ये जो बताया गया है उसको विशेष रूप से फोकस करें। और चलिए आगे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि 47वीं अधिवेशन 1933 में होती है, जो कोलकाता में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज मतलब ये विदेशी महिला नलिनी सेन करते हैं। इसलिए कहा गया कि ये तृतीय महिला है और ये अंतिम बार, अब आगे कोई भी महिला अध्यक्षता नहीं करेंगे। इस प्रकार आप देखें कि कुल 3 महिला अध्यक्षता की। कौन कौन? तो पहला आपका एनी बेसेंट, दूसरा आपका सरोजिनी नायडू, तीसरा आपका नलिनी सेन। इस प्रकार आप देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 3 महिला मिलकर करती है। ये तीनों का कोटा खत्म हो गया, अब कोई भी महिला आगे अध्यक्षता नहीं करेगी। अगला अधिवेशन जो होती है वह 48वीं अधिवेशन 1934 में होता है, जो बम्बई में करवाया जाता है। बम्बई मतलब आप समझ रहे ना, मुंबई। गुड। इस प्रकार आपका देख रहे हैं कि जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं और 1934 में ही कांग्रेस स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस स्थापना का 50 वर्ष पूरा हो गया। इसी हर्षोल्लास में अगला अधिवेशन नहीं मनाया गया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ आपका 50 वर्ष पूरा हो गया था और वही हंसी खुशी में लोग रह गया, कोई भी अधिवेशन नहीं कर पाया। इस प्रकार आप देख रहे हैं अगला 49वां अधिवेशन जो होता है 1936 में होती है। ये कहाँ बुलाया गया था? तो कहा गया कि ये लखनऊ में बुलाया गया था अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं और वो अपने आप को कर रहे हैं हम समाजवाद हैं, मतलब समाजवाद की घोषणा कर रहे हैं। शायद आप लोग समाजवाद नहीं समझते होंगे। समाजवाद का मतलब होता है एक पूंजीवाद एक समाजवाद। तो पूंजीवाद न होकर ये जवाहरलाल नेहरू अपने आप को समाजवाद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के लिए भी कोई उच्च नीच नहीं होगा, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, सबका मान्य सामान्य होगा। उसी को समाजवाद कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ले लीजिए रेलवे में आप देखे होंगे कि रिजर्वेशन होता है, अलग अलग श्रेणियां होती है लोगों को बैठने के लिए। जैसे बैठने के लिए यात्री के बैठने का सीट अलग होता है, स्लीपर अलग होता है, एसी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे ये सब होता है। तो कहा गया है कि समाजवाद में ये सब नहीं होता। जो पहले आया, जो पहले बैठेगा वही जाएगा। आप बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, कोई मतलब नहीं रखता है। उसी प्रकार यहाँ भी बताया गया कि समाजवाद की घोषणा करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और अगला अधिवेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है 1937 वाला अधिवेशन। 1937 वाला अधिवेशन जो होता है वो, चलिए अभी हम आपको बता रहे थे कि ये 1937 वाला जो अधिवेशन होता है वह फैजपुर वेस्ट बंगाल में होता है। ये पहली बार ये शहर से छोड़कर अब गांवों में होने जा रही है कांग्रेस की अधिवेशन। क्योंकि गांवों में कांग्रेस पार्टी की पकड़ नहीं थी। पकड़ बनाने के लिए क्या किया गया कि पहली बार गांव में अधिवेशन बुलाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर में जितनी भी होती थी वो सब हाईफाई जगह में होता था और ये पहली बार गांव में दरी पर ये अधिवेशन हो रही है। इसलिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहा गया है कि ये अधिवेशन प्रथम बार गांव में हो रही है। अगला अधिवेशन 1938 में आप देख रहे हैं हरिपुरा गुजरात में होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं और पहली बार ये अध्यक्ष बनते हैं। ये काफी पावरफुल नेता थे, ये काफी पावरफुल थे। लोगों ये ऐसा भाषण दिए थे कि ऐसा भाषण आज तक कांग्रेस अधिवेशन में किसी ने नहीं दिया था। इसलिए लोग काफी इनके प्रति एक्टिव हो गए थे और लोग चाहते थे कि अगला अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही बने। लेकिन हुआ क्या, लोग यहाँ चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस बने और उधर गांधी जी पटाभी सीता मैया को
अध्यक्ष बनाने के लिए निश्चित कर चुके थे। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 1939 का जो अधिवेशन होता है वह त्रिपुरी में होता है, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एक ऐसी अधिवेशन है जहां अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। अध्यक्ष के लिए चुनाव किया गया था किनके बीच में, तो गांधी जी पटाभी सीता मैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वहां के जो भी एक्टिव लोग थे सब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, वैसे स्थिति में गांधी जी बोले तो इलेक्शन होगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो चुनाव में होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। मतलब अब यहाँ गांधी जी की जो पट्टाभी सीता मैया है कैंडिडेट वो हार जाते हैं। अब होता क्या है कि गांधी जी इसी में कहते हैं कि ये हार पट्टाभी सीता मैया की नहीं बल्कि ये हार महात्मा गांधी की हुई है। इस प्रकार कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर वहां से चले जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसलिए कहा गया है कि 1939 वाला जो अधिवेशन है काफी विवादास्पद रहा है। चलिए अगला अधिवेशन अब झारखंड में पहली बार होने जा रही है, जो 1940 में होता है। झारखंड के किस हिस्से में, तो रामगढ़ हजारीबाग। अब देखिए कभी कभी परीक्षा में होता है क्या कि रामगढ़ न देकर हजारीबाग भी दे देता है, इसलिए आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि रामगढ़ हजारीबाग में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की बैठक बुलाया गया है, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद कर रहे हैं। आपको पहले बताए थे कि पीछे भी ये बन चुके हैं एक बार अध्यक्ष 35 वर्ष के कम उम्र वाले व्यक्ति। तब दूसरा यहाँ जब बनते हैं 1940 में ये बनते हैं अध्यक्ष, तो उस समय विशेष क्या होता है, तो विशेष बताया गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रस्ताव पारित होता है 1940 के अधिवेशन में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो क्या कहा जाएगा, विनोबा भावे। ये पहले व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किए थे। इस प्रकार आपको अगला देख पा रहे होंगे, यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव पारित हुआ और पहले व्यक्ति विनोबा भावे बने। अब कहा गया कि 1941 से लेकर 1945 तक कोई बैठक ही नहीं हुआ। इसका मतलब अब अब्दुल कलाम ही इसका अध्यक्ष 45 तक रहेंगे। जब अधिवेशन ही नहीं हुआ तो अध्यक्ष कैसे बदलेंगे, ना अधिवेशन होता है ना अध्यक्ष बदलता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सबसे लंबे दिनों तक कौन अध्यक्ष बने रहे, तो अब्दुल कलाम आजाद। अब 1946 का अधिवेशन मेरठ में होती है, जिसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी करते हैं, और इस समय ही यही जेपी कृपलानी जो है वह भारत स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष रहते हैं। इस प्रकार आप लोग देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन आप लोगों के बीच बताया गया है। जो भी आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस, जैसे जो भी आपको हाईलाइट किया गया है उसको थोड़ा सा विशेष फोकस करके रखें। अब आइए हम इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो कहा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र, मतलब 35 वर्ष की उम्र में ही एक बार अध्यक्ष बन चुके थे। दूसरा आप यहाँ देखें कि 40वीं अधिवेशन जो झारखंड में होती है, तो वहां क्या हो रहा था कि 41 से 45 तक कोई बैठक ही नहीं हुआ, मतलब सबसे लंबे समय तक बने रहे। इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु क्या आप बताएंगे कि सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले, और दूसरी कि सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार अगला देख पा रहे होंगे इसका महत्वपूर्ण बिंदु कि कुल कितनी महिला अध्यक्ष बनी थी। तो बार बार आपको बताया जा रहा है कि कुल 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन कौन, तो एनी बेसेंट, दूसरा आपका क्या कहेंगे सरोजिनी नायडू, तीसरा क्या कहेंगे नलिनी सेन। इस प्रकार देखेंगे कि कुल 3 महिला अध्यक्ष बनती है। अगला आपको बताया गया था कि गांधी जी भी एक और अध्यक्ष बनते हैं। कहाँ, तो कहा गया कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन, मतलब 24 में। जैसा कि आप देखे होंगे 24वें अधिवेशन में गांधी जी भी
एक बार अध्यक्षता संभालते हैं। क्यों? क्योंकि गया वाला अधिवेशन में चित्तरंजन दास स्वराज दल की स्थापना कर लेते हैं 22 वाले में, और 23 में सभी नेता उधर चले जाते हैं। तो 23 में तो अब्दुल कलाम को बना दिया जाता है, बट 24 में कोई भी अध्यक्ष बनने लायक व्यक्ति वहां नहीं बचता है, तब गांधी जी को माला पहना दिया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि गांधी जी पूरे जीवन में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगला आप देख रहे होंगे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनना था, लेकिन वो केस के सिलसिले में लंदन चले गए, इसलिए वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग वो सभी अधिवेशन में लेते थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनते थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक के विषय में बताया गया कि इतना पावरफुल नेता होते हुए भी कभी भी उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। और कहा जा रहा है कि सबसे अंतिम, इनके विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अंतिम किस अधिवेशन में ये भाग लेते हैं, तो कहा गया कि 19 वाला जो अधिवेशन होता है, 1919 वाला अधिवेशन जिसमें जालिया बाग का निंदा किया जाता है, उस अधिवेशन वह अमृतसर में होता है। अमृतसर वाले अधिवेशन में ये भाग लेते हैं और फिर इनका 1 अगस्त 1920 की मृत्यु हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या बताया गया, 1935 और 1941 से लेकर 45 तक कोई कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुआ। ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु था। अब आइए इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बनी थी, इसमें कुछ लोगों का प्रमुख विचार भी रहा है। किसी का विचार अच्छा भी रहा, किसी का विचार थोड़ा सा आप देख भी पाएंगे कि कैसा रहा। तो कहा गया कि सबसे पहले कांग्रेस लॉर्ड डॉफरिन की दिमाग की उपज है। ये कथन भी थोड़ा सा ध्यान देना कि ये कथन किसका है और ये बातें किसने कहा है। तो यहाँ 2 बातें आ रही है। पहला तो ये है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है और एवं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। 2 बातें, सेफ्टी वॉल्व वाला पिछले वीडियो में आपको हम समझाए थे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिए थे और क्यों दिए थे, क्या कहा गया था। अब इसमें बताया गया कि लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज एवं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ये कथन किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला कहा गया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की नेतृत्व करती है। अल्पसंख्यक मतलब आप देखे होंगे कि जब इसका प्रथम अधिवेशन हो रहा था मुंबई में, तो प्रथम अधिवेशन में मात्र 72 लोग भाग लिए थे। इसलिए लॉर्ड डफरिन कहता है कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करता है, गरीबों का नेतृत्व करता है। इसलिए अगला आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस को हम लड़खड़ाते देख रहे हैं। यहां देख रहे हैं कि कांग्रेस को हम लड़खड़ाते देखे हैं। ये कथन किसने कहा, तो लॉर्ड कर्जन। 1905 जाइए, 1905 को याद कीजिए, जहां आप देखे होंगे बंगाल का विभाजन का श्रेय इसी को दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन को ही। और उस समय ही उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को लड़खड़ाते देख रहे हैं, हमारी दिली इच्छा है कि वह हमारे सामने ही खत्म हो जाए। अगला आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस याचिका करने वाली एक संस्था है जिनका नाम क्या है, ये कथन किसने कहा था, कांग्रेस याचिका करने वाली एक संस्था है। ये कथन किसका है, तो बिपिन चंद्र पाल। आप मुख्य रूप से थोड़ा सा याद रखें कि गरम दल के नेता जो होते हैं, गरम दल के 3 ही नेता हैं। गरम दल के 3 नेता कौन कौन, क्या कहेंगे, पाल, बाल और लाल। पाल, बाल और लाल, ये तीनों गरम दल के नेता हैं। जैसे पाल से बिपिन चंद्र पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाल से लाला लाजपत राय। इस प्रकार आप देखें। इस प्रकार दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको देते रहेंगे। इस प्रकार आधुनिक भारत का मेरा वीडियो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब अगले में आपको दिखाया जाएगा थोड़ा सा सामाजिक धार्मिक परिवर्तन वगैरह। ये पढ़ाने के बाद एक बार गांधी जी के पास ले चलेंगे, जो स्वतंत्रता आंदोलन का हीरो है। उनके विषय में बताने के बाद समझिए कि आपका लगभग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद हम अगले पार्ट
अगले सब्जेक्ट पर चलेंगे। अगले सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स रहेगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। हम आपको बारी बारी से सभी वीडियो देते रहेंगे। लेट होगा बट निश्चित रूप से वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम वीडियो के सिवा और भी मेरे पास काम होता है। चलिए इस प्रकार मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।